हेलो स्टूडेंट्स, अत्रिनोली चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण को एक पूरे के पूरे वन शॉट में खत्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत तेजी के साथ अपनी वीडियो को। स्टूडेंट्स, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। प्रकृति में परिवर्तन होते रहते हैं। ये परिवर्तन भौतिक हो सकते हैं, रासायनिक हो सकते हैं, जैविक हो सकते हैं, पर्यावरणीय हो सकते हैं, सामाजिक हो सकते हैं। यानी परिवर्तन किसी भी तरह से हो सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम जिन परिवर्तनों की बात करेंगे वे होते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप कोई भी रसायन, कोई भी पदार्थ बदल जाता है। उसकी संरचना में, उसके संगठन में परिवर्तन हो जाता है। वह जिस रूप में पहले होता है, जब उसमें रासायनिक परिवर्तन हो जाता है तो एक नए पदार्थ में, नए रूप में बदल जाता है। जब हम रासायनिक परिवर्तन की बात करते हैं तो रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया का उसमें संपन्न हो गई, कि भाई कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया हो गई है। और रासायनिक अभिक्रिया क्या है? कोई पदार्थ, एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया कर कोई नया पदार्थ बना लेते हैं, तब रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है। और रासायनिक अभिक्रिया द्योतक है, प्रतीक है रासायनिक परिवर्तन का। अब इन परिवर्तनों में कुछ संकेत मिलते हैं, जिन्हें हम, कुछ संकेतों को हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से महसूस कर बता सकते हैं कि भाई इसमें परिवर्तन हो गया है। जैसे उसकी गंध में परिवर्तन आ जाता है, उसके रंग में परिवर्तन आ जाता है, उसका ताप बदल जाता है, उसमें से कोई गैस निकलने लगती है। यानी ये विभिन्न प्रकार के संकेत जो हैं रासायनिक परिवर्तन की ओर, रासायनिक अभिक्रिया की ओर इशारा करते हैं। तो हमने बताया कि भाई रासायनिक अभिक्रिया क्या है? जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया कर कोई नया पदार्थ बना लेते हैं, इन अभिक्रियाओं को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जस्ता, और इसमें हम जस्ते के जो दाने हैं उनमें सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दें, सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दें, तो हमें ये दोनों पदार्थ आपस में क्रिया करके बना लेते हैं जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो ये बन जाता है रासायनिक अभिक्रिया हो गई है भाई। अब इस रासायनिक अभिक्रिया को संक्षेप में बताने के लिए कि हम बताएं कि भाई हमने एक प्रश्न ली, उसमें जस्ते के दाने डाले, फिर उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाला, फिर हिलाया, और हिलाने के पश्चात उसमें जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनी। एक लंबा प्रोसेस बनता है। इसे संक्षेप में लिखने के लिए हमें रासायनिक समीकरणों का सहारा लेना पड़ता है। जैसे मैंने लिख दिया जस्ता प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं, यानी जो पदार्थ उसमें रिएक्ट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया जब हो चुकी होती है, उसके पश्चात जो पदार्थ बनते हैं उन्हें हम कहते हैं उत्पाद। तो किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखने की कुछ विधियां हैं, कुछ नियम हैं। और जब हम इस रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के माध्यम से लिखते हैं तो बनती है रासायनिक समीकरण। यह रासायनिक समीकरण शब्द समीकरण हो सकती है, जैसे मैंने शब्दों के रूप में लिखा है, तो ये शब्द समीकरण है ना। लेकिन यदि मैं इसे संकेतों और प्रतीकों की सहायता से लिख दूं, तब ये पूर्ण रूप से रासायनिक समीकरण बनती है। इसके नियम क्या क्या है भाई? जो अभिकारक हैं, सारे के सारे अभिकारक जो हैं किस ओर लिखे जाते हैं? राइट हैंड साइड पे लिखे जाते हैं, दाएं हाथ की तरफ लिखे जाते हैं। और जैसे जैसे अभिकारकों की संख्या बढ़ती है उन्हें प्लस करके जोड़ते चले जाते हैं। जैसे मैंने कहा जिंक, तो भाई जिंक जस्ता है, जस्ते का सूत्र है Zn। एक अभिकारक तो हो गया Zn, और उसमें मिलाया हमने कौन? सल्फ्यूरिक अम्ल। चूंकि हमने इन दोनों को मिक्स किया है तो प्लस का चिन्ह और सल्फ्यूरिक अम्ल का निशान होता है H2SO4। और कोई अभिकारक इसमें नहीं है
केवल 2 ही अभिकारक हमने लिए थे। अब हम उत्पाद को दिखाने के लिए इनके बीच में एक तीर का निशान लगा देते हैं और दूसरी तरफ जो उत्पाद बने हैं उनके सूत्र लिखते हैं। जैसे जिंक सल्फेट बना है तो ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस बनी है, हाइड्रोजन का संकेत होता है H2। इज दैट क्लियर? तो ये बन गई एक रासायनिक समीकरण जिसमें हमने पदार्थ को जो है संकेत और सूत्रों की सहायता से लिख दिया। अब इस समीकरण में, इस रासायनिक समीकरण में इंफॉर्मेशन को और बढ़ाने के लिए इनकी भौतिक अवस्थाएं लिखी जा सकती हैं। जैसे भैया जिंक सल्फेट होता है सॉलिड, H2SO4 होता है लिक्विड, ZnSO4 बनता है सॉल्यूशन फॉर्म में, लिक्विड है ये, एक्वा यानी जिसे हम कहेंगे एक्वा लिख देते हैं सॉल्यूशन, और ये है गैस। और गैस के लिए या तो G लिखिए या तीर का चिन्ह ऊपर की तरफ लगा देते हैं। और अगर कोई भी, अगर हम इसे गर्म करना होता तो लिखते हैं, हालांकि समीकरण में हमने गर्म नहीं किया है, अगर ऐसी कोई भौतिक अवस्था हमने यूज की होती है तो वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। इस प्रकार से रासायनिक समीकरण लिखी जाती है। लेकिन रासायनिक समीकरण को लिखने के बाद उसे संतुलित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है पदार्थ को न तो बनाया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है, केवल उसकी अवस्थाएं बदली जा सकती हैं। यानी जितना द्रव्यमान इस साइड में रहने वाला है उतना ही द्रव्यमान इस साइड में रहने वाला है, और यह तभी संभव है जब हमारी रासायनिक समीकरण पूर्ण रूप से क्या हो, संतुलित हो। जैसे हम इसमें देखें, लोहा है F और प्लस पानी, भाप इसके ऊपर गुजारी हमने, तो हमारे पास लोहे का ऑक्साइड बन गया Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस बन गई। ये इक्वेशन लिखिए। अब हमें इसे संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए सामान्यतः क्या करते हैं कि भैया इन सभी तत्वों को, अभिकारकों को और उत्पादों को अलग अलग लिख लेते हैं। इनके परमाणु की संख्या को लिख लेते हैं। Fe इधर 1, हाइड्रोजन इधर 2, ऑक्सीजन इधर 1। अब इधर की तरफ देखें अगर हम, तो Fe इधर कितने हैं, 3, ऑक्सीजन है इधर 4 और हाइड्रोजन है 2। तरीका तो ये है, जिनके परमाणु की संख्या सबसे ज्यादा हो सबसे पहले उसे ही संतुलित करते हैं। ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 4 और इधर कितने हैं, 1, तो इसे 4 करने के लिए कितना करना पड़ेगा, 4। लेकिन इसे 4 करते ही इधर ऑक्सीजन तो 4 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए, 8। अब इसे अगर 8 करना है, इधर भी 8 होने चाहिए। ये कितने हैं, 2, तो 8 करने के लिए इसे करना पड़ेगा 4, तो 8 हो गए। यानी हाइड्रोजन इधर भी 8 हो गए, ऑक्सीजन 4 हो गए। अब करते हैं बात Fe। Fe इधर कितना, 1 और इधर कितना है, 3 होने चाहिए बराबर। 3 करने के लिए इसे करें मल्टीप्लाई 3 से, तो इधर हो गए 3। तो समीकरण हो गई संतुलित। इस प्रकार से रासायनिक समीकरणों को हम संतुलित करते हैं। ठीक, हमने ये देखा कि भाई जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करते हैं तो वो नए पदार्थ, नए यौगिक बनाते हैं, जिन्हें हमने कहा रासायनिक अभिक्रिया। क्या इन रासायनिक पदार्थों का, अभिकारकों का परस्पर संयोग करने का तरीका एक जैसा ही होता है या अलग अलग होता है? तो स्टूडेंट्स, ये सदैव एक जैसा नहीं रहता, ये अलग अलग होता है। चूंकि ये अलग रासायनिक अभिक्रियाओं का परस्पर मिलना अलग अलग प्रकार का होता है, तो इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाएं भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। इन्हें क्रम से योगात्मक अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन, द्विविस्थापन और उपचयन, अपचयन अभिक्रियाओं में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं योगात्मक अभिक्रिया, जैसा कि एडिशनल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रिया। जैसा कि इसमें नाम में ही पता लग रहा है, योग होना है, यानी वे अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक, रिएक्टेंट परस्पर कंबाइन होकर केवल और केवल एक उत्पाद बनाते हैं, एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उन अभिक्रियाओं को हम योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। यानी इसमें अभिकारक तो कई हो सकते हैं जो मिल रहे हैं, लेकिन उत्पाद केवल एक ही होगा। जैसे H2 हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ये दोनों आपस में संयुक्त हुए और उन्होंने बना लिया एक यौगिक HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड बना लिया। तो 2
अभिकारक थे, इन्होंने आपस में क्रिया की और उत्पाद केवल एक बनाया। तो इस प्रकार से अभिकारक और उत्पाद जब केवल उनकी संख्या में इस तरह से है कि अभिकारक तो बहुत सारे हैं लेकिन उत्पाद एक ही है, तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। जो हमारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जैसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में द्वि या त्रिबंध होता है, वे योगात्मक अभिक्रिया उनकी विशेषता है। दूसरी अभिक्रिया है अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया वास्तव में योगात्मक अभिक्रिया का उल्टा है। इसमें कोई एक यौगिक अभिकारक एक होगा और उत्पाद एक से अधिक हो जाएंगे। यहां पर अभिकारक दो या दो एक से अधिक है, अभिकारक एक से अधिक है लेकिन उत्पाद क्या है, एक ही है। यहां पर इसका उल्टा, अभिकारक एक ही होगा और उत्पाद एक से अधिक हो जाएंगे, तो वे अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जब कोई पदार्थ या यौगिक भौतिक अवस्था के प्रभाव के कारण दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है, ऐसी अभिक्रियाओं को हम अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब ये भौतिक प्रभाव यदि ऊष्मा होता है तो हम उसे कहेंगे ऊष्मीय अपघटन, यदि प्रकाश के प्रभाव के कारण से होता है तो हम उसे कहेंगे प्रकाश अपघटन, और यदि विद्युत के कारण होता है तो हम उसे कहेंगे विद्युत अपघटन। एक उदाहरण के द्वारा इसे समझते हैं। चूने का पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट, और जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट अप करते हैं, गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाता है। यहां पर यह है कैल्शियम कार्बोनेट, चूने का पत्थर भी इसे कहते हैं कार्बोनेट, और जब इसे गर्म किया तो ये टूट गया लाइम में, चूना में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो हम क्या देख रहे हैं यहां पर कि एक यौगिक है, भौतिक प्रभाव के कारण दो भागों में टूट गया है तो इसलिए अपघटन हुआ, और चूंकि ऊष्मा के प्रभाव के कारण हुआ है तो ये ऊष्मीय अपघटन हुआ। एक और बात आप देखिए कि भाई जो चूने का पत्थर होता है, जब आप कली करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड जो चूना है इसकी कली की जाती है, और जब हम कली करते हैं तो उस समय तो ये इतनी चमक नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो ये चमक आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? देखें, कैल्शियम ऑक्साइड है, जब चूने को तैयार करेंगे तो हम इसमें पानी घोलेंगे तो बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस प्लस हीट, ऊष्मा निकलती है इसमें, और वे अभिक्रियाएं जिनके दौरान ऊष्मा बाहर निकलती है उन्हें एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, और वे अभिक्रियाएं जो ऊष्मा को लेती हैं संपन्न होने के दौरान उन्हें हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। यानी कि चूने को पानी में घोलना जो है एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, यहां पर ऊष्मा बाहर निकली है, और ये कैल्शियम ऑक्साइड का ये लेप ही आप जो है दीवार पर करते हैं पानी में भिगो, और जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है तो ये बना लेता है CaCO3 प्लस H2O, और ये CaCO3 जो है कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये ही व्हाइट चमक बिखेरता है। कैल्शियम कार्बोनेट ही सूत्र होता है चौक का, यही सूत्र है संगमरमर का, यही सूत्र है खड़िया का, यही है चूने के पत्थर का। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया, चूंकि अपघटन अभिक्रिया का यहाँ पे जिक्र है, उससे रिलेटेड ये बात मैंने आपको यहाँ समझा दी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रकार की अभिक्रिया को देखेंगे जिसे कहा गया है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है स्टूडेंट्स कि भाई कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक में से कम क्रियाशील तत्व को हटाकर उसका स्थान खुद ले लेता है। हमने आपको बताया था रासायनिक अभिक्रियाओं का खेल है वास्तव में बंधों का टूटना और नए बंधों का बनना। जब पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, तभी तो नए यौगिक बनते हैं, तभी तो नए पदार्थ बनते हैं। तो हमने देखा कि भैया जब कॉपर सल्फेट के विलयन में, एक्वस विलयन, ये नीले रंग का विलयन हो जाता है। कॉपर सल्फेट को अगर हम घोला जाए तो कैसे रंग का होता है? नीले हरे रंग का विलयन बन के आएगा। और इसमें यदि हम
लोहे का कोई पदार्थ डाल दें, लोहे की कोई कील डाल दें, Fe होता है। तो Fe चूंकि इस कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए Fe क्या कहेगा, Cu और SO4 के बीच की जो बॉन्डिंग है उसे तोड़ देगा और इसे तोड़ के अपनी बॉन्डिंग वहां सेट कर लेगा, तो बन जाएगा FeSO4 और ये रह गया Cu बाहर अकेला। यानी इनके बीच की बॉन्डिंग तोड़ के यहां पर Cu को सिंगल कर दिया। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, जिनमें अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील को हटाकर उसका स्थान ले लेता है। क्रियाशीलता की एक श्रेणी है, एक क्रम है। हमने आपको बताया था सबसे अधिक क्रियाशील होता है पोटेशियम, उसके बाद है सोडियम, फिर है कैल्शियम, फिर है मैग्नीशियम। इस तरह से ये हमने आपको एक क्रम बताया हुआ है। तो इस क्रम में धातुएं जो हैं अपने से नीचे वाली धातु को हटाती हुई चलती है। इसके बाद है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें जो अभिकारक हैं और अभिकारकों के यौगिकों के बीच आयनों की या परमाणुओं की अदला बदली हो जाती है, एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज का मतलब होता है एक हटेगा तो उसके बदले में दूसरे को कुछ देगा। ऐसा नहीं उसे हटा के अलग कर दिया जैसे प्रतिस्थापन में कर दिया था, नहीं, उसके बदले में उसे कुछ मिल जाएगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम देखेंगे, जब सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के घोल में हम सोडियम क्लोराइड विलयन को मिलाते हैं तो यहां पर Ag और Na की आपस में अदला बदली हो जाती है, एक्सचेंज हो जाता है। Na आ जाता है इधर और Ag आ जाता है इधर, तो बन जाता है AgCl प्लस NaNO3। हमने आपको बताया था जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं उनमें प्राय जो उत्पाद बनते हैं, एक उत्पाद प्राय ठोस अघुलनशील होता है जिसे प्रेसिपिटेट यानी कि अवक्षेप कहते हैं। यहां पर इस अभिक्रिया में सिल्वर नाइट्रेट और NaCl में AgCl सफेद अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के आयनों की या परमाणुओं की अदला बदली हो जाती है उन्हें हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल और क्षार की जो अभिक्रिया है लवणीकरण की, उदासीनीकरण की, ये भी वास्तव में एक द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। चलिए, यहां तक आपको बातें अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। अब हम जिक्र करेंगे उपचयन और अपचयन अभिक्रियाओं के बारे में कि उपचयन अभिक्रियाएं क्या हैं और अपचयन अभिक्रियाएं क्या हैं, ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। 10th क्लास के स्तर पे ये बहुत छोटा सा आपको याद रखने की जरूरत है कि भाई जो ऑक्सीकरण है, जो उपचयन है, ऑक्सीडेशन है, वहां पर वास्तव में किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन जुड़ती है या उसमें से हाइड्रोजन निकलती है। ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण यानी कि उपचयन कहलाता है। जबकि अपचयन बिल्कुल इसका उल्टा है। अपचयन में ऑक्सीजन निकलेगी या हाइड्रोजन जुड़ेगी। हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। इज दैट क्लियर? तो ये दो परस्पर विरोधी क्रियाएं हैं और स्टूडेंट्स ये दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ चलती हैं। इस प्रकार से वे अभिक्रियाएं रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है जिसमें रिडक्शन भी है और ऑक्सीडेशन भी है। एक पदार्थ का रिडक्शन होता है तो दूसरे का ऑक्सीडेशन होता है। जिसका रिडक्शन होता है उसे हम कहते हैं ऑक्सीकारक पदार्थ और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे हम कहते हैं अपचायक पदार्थ। जैसे CuO प्लस H2, इस अभिक्रिया को हम देखें, जब यह अभिक्रिया होती है तो बनता है Cu प्लस H2O। यह अभिक्रिया हो गई। अब हम देखते हैं, हाँ एक और बात है, जो ऑक्सीकरण है या अपचयन है वो हम केवल अभिकारकों में बताएंगे ना कि उत्पादों में। हमें केवल इधर बताना होता है कि किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हुआ है और किस पदार्थ का अपचयन हुआ है। अगर हम यहां देखें
यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन यहां अगर हम देख रहे हैं कॉपर में से ऑक्सीजन निकल के अकेला कॉपर आ गया, और ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? अपचयन। इसका मतलब CuO जो है इसका क्या हो गया है? अपचयन हो गया है, इसका रिडक्शन हो गया है। दूसरी तरफ हम हाइड्रोजन को अगर हम देखें, हाइड्रोजन यहां अकेला है, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन इसके साथ संयुक्त हो गया है, और ऑक्सीजन का जुड़ना कहलाता है उपचयन या ऑक्सीकरण। तो हम कहेंगे H2 का उपचयन हो गया है। और आपने देखा कि दोनों क्रियाएं साथ साथ चलती हैं, एक का रिडक्शन हो रहा है तो एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं दोनों साथ साथ चलती हैं। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखनी है। इसके बाद हम देखेंगे ये जो ऑक्सीकरण है, उपचयन है, इसका दैनिक जीवन में कुछ यूज है या नहीं? तो इसका दैनिक जीवन में हानिकारक प्रभाव देखने को मिलता है। ऑक्सीकरण के दो हानिकारक प्रभाव सीधे सीधे देखने को मिलते हैं। एक होता है संक्षारण और दूसरा होता है विकृत गंधिका। एक संक्षारण, धातुओं का संक्षारण, और दूसरा होता है विकृत गंधिता। एक है कोरोजन और एक है रेंसिडिटी। सबसे पहले हम देखें धातुओं का संक्षारण क्या है। धातुओं की सबसे बाहरी परत का वायु या नमी के संपर्क में आकर नष्ट हो जाना संक्षारण कहलाता है। संक्षारण के कारण ही धातुओं में जंग लगता है। जैसे लोहे में जंग लगना, लोहे में लोहा जो होता है वो काले चमकीले रंग का होता है, लोहे का जंग जो है, लेकिन अगर वो वायु में खुला रहे तो वायु की नमी और ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर वो लोहे का ऑक्साइड बन जाता है, जो हल्के लाल भूरे रंग के पाउडर के रूप में लोहे की वस्तुओं से झड़ता रहता है। ये एक पाउडरी पदार्थ है जिससे लोहे का जो उपकरण है वो धीरे धीरे घुलने लगता है, खराब होने लगता है, और उसका वेट और उसकी ताकत घट जाती है। इसे ही कहते हैं हम लोहे में जंग लगना। ये जंग लगने की क्रिया हमें चांदी में भी देखने को मिलती है। चांदी जो है जब वायु के H2S के संपर्क में आती है तो सिल्वर सल्फाइड बना लेती है, जिससे काली हो जाती है। इसलिए चांदी के गहने, बर्तन, सिक्के कुछ समय के पश्चात हमें काले दिखाई देने लगते हैं। अगर हम तांबे में देखें, तांबे में भी ये चीजें हमें दिखाई देती हैं। तांबा जो है जब वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो कॉपर ऑक्साइड बना लेता है, जिससे तांबे के बर्तन जो प्रारंभ में चमचमाते दिखाई देते हैं कुछ समय पश्चात काले पड़ते दिखाई देते हैं कॉपर ऑक्साइड बनने के कारण। और अधिक देर तक ये पड़े रहें तो वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड और नमी के साथ क्रिया करके ये कॉपर कार्बोनेट बना लेते हैं, जिसके कारण उनके ऊपर भी नीले हरे रंग का जंग लगने लगता है। इसे जो संक्षारण है धातुओं का, इसे हम पेंट करके, गैल्वेनाइजेशन के द्वारा, दूसरी प्लेटिंग करके, और ग्रीस या तेल लगाकर या ऑक्सीडेशन कम करके इसे घटाया जा सकता है या कम किया जा सकता है। दूसरा ऑक्सीकरण का दुष्प्रभाव जो है हमारे खाने पीने की वसीय वस्तुओं पर है। वे वस्तुएं जो तली भुनी होती हैं, जिनमें वसा होती है, जब वो वायु के संपर्क में आती हैं तो वायु के संपर्क में आकर उस वसा का ऑक्सीकरण हो जाता है, और जब वसा का ऑक्सीकरण हो जाता है तो उन वस्तुओं का स्वाद और गंध दोनों बदल जाती है, जिससे वसीय वस्तुएं जो है कुछ समय पश्चात बेस्वाद और बेकार लगने लगती हैं। विकृत गंधिता को रोकने के लिए हमें दो तरह से हम इसे रोक सकते हैं। या तो उस पदार्थ में एंटीऑक्सीडेंट मिलाएं वसीय पदार्थ में, या हम जो हमारी पैकिंग है उसमें हम ऐसी गैस को भरें जो उस वसा के साथ क्रिया ना करे या बहुत कम क्रिया करे। तो जो पैकेट्स होते हैं जिनमें चिप्स, नमकीन, कुरकुरे जैसी तली हुई चीजें होती हैं, उनमें नाइट्रोजन गैस का मिश्रण भर देते हैं। ये नाइट्रोजन गैस जो है
बहुत कम क्रियाशील है, यह ऑक्सीकरण नहीं कर पाती वसा का, जिससे खाद्य पदार्थ बहुत दिनों तक सुरक्षित रह सकते हैं। तो एक ही हमने वीडियो के अंदर कोशिश की है कि आपके जो पूरा का पूरा रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण उसे समझाने का प्रयास किया है। आशा है आपका रिवीजन इस वीडियो के द्वारा अच्छी तरह से हुआ होगा। अपना प्यार, अपनी मोहब्बत इस तरह से बनाए रखिएगा। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए लेसन के साथ अगली वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।